इंसानी तारीख में कुछ ऐसे लोग गुजरे हैं कि जिन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिनकी वजह से उनके बाद आने वाली दुनिया का मुस्तकबिल हमेशा के लिए तब्दील होकर रह गया। एक वो शख्स जिसने पहिया इजाद किया और उसके बाद आने वाली दुनिया में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम हमेशा के लिए तब्दील हो गया। एक वो शख्स जिसने पेंसिलिन दरियाफ्त की, करोड़ों अरबों इंसानों की जान बचाई और मेडिकल की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। और तीसरा वो शख्स जिसने एक ऐसा बम बनाया जिसकी वजह से लाखों इंसान चंद ही मिनटों में अपनी जिंदगी की बाजी हार गए और उसके बाद आने वाली दुनिया में जंग, सियासत और डिप्लोमेसी का निज़ाम हमेशा के लिए तब्दील होकर रह गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं तारीख दान अरसलान और मैं हूं अरसलान साही। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस तीसरे शख्स की जिसने वो बम बनाया जिसने के चंद ही मिनटों में लाखों इंसानों की जिंदगियां खत्म कर दी। जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर। जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर पे आजकल एक फिल्म भी बनी है, वो भी काफ़ी चर्चा में है। तो ओपनहाइमर का नाम एक बार फिर मंजर आम पर आ चुका है, तो मैंने सोचा कि मैं भी इस पे वीडियो बना दूं क्योंकि रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। आज की वीडियो में हम रॉबर्ट ओपनहाइमर की इब्तदाई ज़िंदगी, उसका एजुकेशनल और प्रोफेशनल कैरियर, इन दोनों चीज़ों पर बात करेंगे। उसके अलावा थोड़ी सी बात मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर भी करेंगे, वो प्रोजेक्ट जिसने कि एटम बम बनाया। ओपनहाइमर की ज़िंदगी से मैं आपको दो ऐसे वाक़यात सुनाऊंगा जो कि शायद आपके लिए मशाल राह साबित हो सकें और आपकी ज़िंदगी बदलने में अहम किरदार अदा कर सकें। और आखिर पे थोड़ी सी बात हम इस मौजू पर भी करेंगे कि रॉबर्ट ओपनहाइमर ने जब जापान में एटम बम की तबाही देखी और उसके दिल में जो एक गिल्ट पैदा हो गया और उसके बाद जो उसके नाम के साथ डिस्ट्रॉयर का एक टैग लग गया, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। 22 अप्रैल 1904 अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में एक यहूदी फैमिली के यहाँ ओपनहाइमर का जन्म हुआ। ओपनहाइमर के माँ बाप जर्मनी से हिजरत करके अमेरिका गए थे। उसका बाप कपड़े का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और उसकी माँ भी नौकरी करती थी। यूं पैसे की रेल पेल थी और फैमिली बहुत ज्यादा अमीर थी। खैर, यहूदी सारे अमीर ही होते हैं। इस पैसे की रेल पेल में रॉबर्ट ओपनहाइमर और उसका बड़ा भाई फ्रैंक जो भी फरमाइश करते वो पूरी कर दी जाती। इस बिला वजह लाड ने और हर फरमाइश के पूरी होने ने ओपनहाइमर को बहुत ज्यादा जिद्दी बना दिया, जिसका बाद में उसे बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा और आने वाली जिंदगी में उसे बहुत से नफ्सियाती मसाइल का सामना भी करना पड़ा। ओपनहाइमर स्कूल में बहुत ज्यादा ज़हीन था। उसने तीसरी और चौथी क्लास एक ही साल में क्लियर कर ली। 8वीं भी उसने आधी पढ़ी और उसके बाद उसे प्रोमोट कर दिया गया। रॉबर्ट ओपनहाइमर सिर्फ 17 साल का था जब उसने हार्वर्ड से ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली। अपनी जहानत की वजह से ओपनहाइमर बहुत ज्यादा घमंड करता था और इस जरूर की वजह से उसके क्लास फेलोज उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे, उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं थे और उसे बहुत ज्यादा बुली किया जाता था। इस बुलिंग ने आहिस्ता आहिस्ता उसे घर की चार दीवारी तक महदूद करना शुरू कर दिया था। हार्वर्ड से ग्रेजुएशन के बाद ओपनहाइमर कैम्ब्रिज चला आया। कैम्ब्रिज इंग्लैंड में एक यूनिवर्सिटी है। कैम्ब्रिज में वो अपनी फैमिली से दूर हो चुका था, वो फैमिली जो उसकी हर फरमाइश पूरी करती थी और उसका हर लाड उठाती थी। उसके अलावा उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी ब्रेकअप कर लिया था। तो इस सब सिनेरियो में वो बहुत ज्यादा अकेला हो चुका था। इस पर एक सितम और हुआ। वो मशहूर फिजिसिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड के साथ काम करना चाहता था, लेकिन रदरफोर्ड ने उसे अपने साथ लेने से इनकार कर दिया। ओपनहाइमर को इनकार कर दिया। ओपनहाइमर ये बात कैसे तस्लीम कर सकता था कि उसे रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि वो ना सुनने का आदी नहीं था। सो वो मजीद नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो गया। उसके चंदा दोस्तों में एक नाम फ्रांसिस फर्गसन का भी था, जो कि उसका अमेरिका से दोस्त था। एक बार फर्गसन ओपनहाइमर को मिलने कैम्ब्रिज गया तो उसने ओपनहाइमर को बताया कि वो मंगनी कर रहा है। अब ओपनहाइमर की घमंडी तबीयत ये कैसे तस्लीम कर सकती थी कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया है और उसका दोस्त मंगनी कर रहा है। उसने फर्गसन को नीचे गिरा लिया और उसका गला दबाने की कोशिश की, लेकिन फर्गसन चूंकि एक रैंच पे पला था और ओपनहाइमर से काफी तगड़ा था, तो उसने जल्द ही ओपनहाइमर पर काबू पा लिया और उसे मशवरा दिया कि अब उसे बड़ा हो जाना चाहिए, अब उसे ग्रो अप कर लेना चाहिए। रदरफोर्ड से इनकार सुनने के बाद ओपनहाइमर ने एक और साइंसदान के साथ काम करना शुरू कर दिया। उस साइंसदान का एक और स्टूडेंट था पैट्रिक ब्लैकेट। पैट्रिक ब्लैकेट बहुत ज्यादा ज़हीन इंसान था और लैब वर्क में उसका हाथ बहुत ज्यादा तेज था। अब वो साइंसदान ओपनहाइमर से भी लैब वर्क करवाता था, जो कि ओपनहाइमर को बिल्कुल पसंद नहीं था। और लैब वर्क में पैट्रिक का तेज हाथ देखकर उसकी पैट्रिक के खिलाफ एक जेलसी कायम होगी, जो कि आहिस्ता आहिस्ता नफरत में तब्दील होना शुरू हो गई। 1926 का वो दिन आ गया जब उसने पैट्रिक के सेब में जहर इंजेक्ट किया और खुद छुट्टियों पर चला गया।
پیٹرک نے وہ سیب کھایا تو نہیں، لیکن اوپن ہائمر نے اپنے چند دوستوں کے سامنے اس بات کا اعتراف کر لیا اور انہوں نے یہ بات واپس کیمبرج میں پہنچا دی۔ جب کیمبرج میں یہ خبر پہنچی تو انہوں نے اوپن ہائمر کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ چلانے کی کوشش کی، لیکن اوپن ہائمر کے امیر باپ نے اسے بچا لیا۔ یوں ایک معافی پر اس کی جان بخشی ہو گئی اور اسے سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کا مشورہ دیا گیا۔ کیمبرج کے بعد اوپن ہائمر جرمنی کی یونیورسٹی گوٹنگن چلا گیا۔ یہاں اس کی ملاقات میکس بورن سے ہوئی۔ میکس بورن فزکس کا بہت بڑا نام، کوانٹم مکینکس کا باپ۔ میکس بورن ورنر ہائزنبرگ اور انریکو فرمی کا استاد بھی تھا اور یہ دونوں شخص بھی اوپن ہائمر کو وہاں جرمنی میں ملے۔ بورن کی نگرانی میں اوپن ہائمر نے فزکس میں بہت زیادہ امپروو کیا۔ 2 سال میں اس نے درجن بھر پیپرز پبلش بھی کر دیے تھے۔ گوٹنگن یونیورسٹی میں نیل بوہر بھی اکثر آتا رہتا تھا۔ اوپن ہائمر نے نیل بوہر، میکس بورن اور اس کے علاوہ دیگر وہاں پر موجود سٹوڈنٹس کی نظروں میں بھی اپنا مقام بنا لیا تھا۔ 23 سال کی عمر میں اوپن ہائمر نے پی ایچ ڈی بھی مکمل کر لی تھی۔ پی ایچ ڈی ڈیفینس میں اس کا ایک پروفیسر کہتا ہے کہ میں کانپ رہا تھا کہ کہیں ایک گریڈ سٹوڈنٹ ہم سے زیادہ سوال نہ کرنے لگے اور ہمیں شرمندہ نہ کر دے۔ اس ساری اٹینشن نے اسے اور زیادہ بگاڑ دیا تھا۔ اس کے ایک دوست فریمن ڈائسن کا کہنا ہے کہ اوپن ہائمر کو مشہور ہونے کا چسکا لگ گیا تھا، جو کہ سیاستدانوں اور فوجیوں کے لیے تو اچھا ہے لیکن ایک سائنسدان اور ایک تھنکر کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد اوپن ہائمر واپس امریکہ چلا گیا اور یو سی برکلی میں پروفیسر لگ گیا۔ کیل برکلی میں اس کے سٹوڈنٹس اسے پوجنے لگے۔ اس کے کولیگز کہتے ہیں کہ اس کے سٹوڈنٹس اس کی طرح بولنے اور چلنے کی کوشش کرتے۔ اس پوجا نے اسے اور بھی گھمنڈی بنا دیا تھا۔ وہ کلاس رومز میں سٹوڈنٹس کے آئیڈیاز کو بکواس کہہ دیتا اور اپنے کسی بھی کام کو ری چیک کرنا اپنی توہین سمجھتا، مگر اس کے سٹوڈنٹس پھر بھی اسے پوچھتے تھے۔ اس دوران اس نے ایک اور انوکھا کام کیا۔ اس نے فزکس چھوڑ دی اور فلسفہ اور سنسکرت سیکھنا شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ہی وہ لیفٹ ونگ کی سیاست میں بھی حصہ لینے لگا تھا اور اسپینش سول وار میں اس نے ہسپانوی کمیونسٹوں کے لیے فنڈز بھی اکٹھے کیے۔ اس لیفٹ ونگ کی سپورٹ نے بعد میں اسے بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ اوپن ہائمر کے دوست جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، فریمن ڈائسن، اس نے اوپن ہائمر کے بارے میں کہا کہ اس کا ایک مسئلہ ہے کہ یہ ایک جگہ بیٹھ کر چیزوں پر غور نہیں کر سکتا۔ یہ چیزوں کو جلدی جلدی پوری کرنے کی، انہیں مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نفسیاتی مسائل کے باوجود اس نے عالمی دنیا میں اپنا مقام بنا لیا تھا اور اسے بہت زیادہ ادب کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ 1941 میں اسے مینہٹن پروجیکٹ میں کام کرنے کی پیشکش کی گئی۔ مینہٹن پروجیکٹ امریکن گورنمنٹ کا ایک پروگرام تھا جس میں انہوں نے ایٹمی بم بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ آفر قبول کرنا اوپن ہائمر اور دنیا کے مستقبل کو مکمل طور پر بدل دینے والا تھا۔ اگست 1939 میں مشہور فزسسٹ لیو سیزلرڈ اور جینیس آئنسٹائن نے امریکن صدر روزویلٹ کو خط لکھا کہ کس طرح ایٹم بم بنانا ممکن ہے۔ امریکی انتظامیہ کے لیے یہ بھی ایک خطرے کی بات تھی کہ جرمنی نے چیکو سلوواکیہ سے یورینیم خرید کر سٹاک کرنا شروع کر دی تھی۔ اس خبر میں اس بات کا اندیشہ تھا کہ جرمنی اپنا نیوکلیئر پروگرام شروع کر سکتا ہے۔ اکتوبر 1939 میں سیکنڈ ورلڈ وار کے سٹارٹ کے ساتھ ہی اس تھریٹ میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ 1942 میں مینہٹن پروجیکٹ پر کام شروع کیا گیا اور یہ پروگرام شاید اتنی جلدی کامیاب نہ ہوتا اگر اس کا سربراہ جولیس رابرٹ اوپن ہائمر کو نہ بنایا جاتا۔ اوپن ہائمر ایک فزسسٹ تھا، ایک انجینئر نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے کمیونسٹوں کے ساتھ ریلیشن شپس کی وجہ سے سیکیورٹی ایجنسیز کی نظر میں وہ ایک مشکوک انسان تھا، لیکن ایک شخص کو اس میں پوٹینشیل نظر آ رہا تھا۔ مینہٹن پروجیکٹ کے ملٹری ہیڈ جنرل لیسلی گرووز۔ لیسلی گرووز کو اس میں ایک ایسا شخص نظر آیا جو کہ ایک بریلینٹ مائنڈ بھی تھا اور ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر بھی تھا۔ انہیں ایک ایسا ہی شخص چاہیے تھا جو کہ مختلف سائنسدانوں کو ایک ساتھ کام کروا سکے، ان کی ایگوز کو مینج کر سکے اور ان کے درمیان ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر کے طور پر کام کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ادبی حلقوں میں اوپن ہائمر کا ایک ریپوٹیشن بھی تھی، اس کی ایک عزت و احترام بھی تھا اس کا۔ اوپن ہائمر نے اس ٹاپ سیکرٹ پروجیکٹ کے لیے نیو میکسیکو کے علاقے لاس ایلموس کا انتخاب کیا۔ مینہٹن پروجیکٹ پر میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا کیونکہ میرے خیال میں ایک چھوٹی سی ویڈیو میں اس پروجیکٹ پر اتنی زیادہ انفارمیشن نہیں دی جا سکتی اور یوں اس معلومات کے ساتھ انصاف ناممکن ہے۔ 16 جولائی 1945 کو اس بم کو ٹیسٹ کیا گیا اور بم کی ڈیٹونیشن دیکھ کر اوپن ہائمر نے سنسکرت زبان کا وہ جملہ بولا، ہندوازم کی مذہبی کتاب بھگوت گیتا سے لیا گیا وہ جملہ جو کہ آپ سب نے تقریباً سنا ہی ہوگا آج کے دنوں میں، Now I am become death. Sure, the Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds.
मई 1945 में जर्मनी सरेंडर कर चुका था, लेकिन उसका इत्तेहादी जापान अभी तक जंग बंदी के मूड में नहीं था। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर पहला बम फेंका गया, जिसने 70,000 इंसानों को चंद सेकंड्स में ही खत्म कर दिया, और उसकी रेडिएशन और दीगर इंजरीज की वजह से यह नंबर 1945 के आखिर तक 1.5 लाख तक पहुंच गया। 9 अगस्त को दूसरा बम नागासाकी पर फेंका गया और अब जापान ने सरेंडर कर दिया, लेकिन इंसानी जानों के इस ज़िया ने और इतने तेजी के साथ ज़िया ने ओपनहाइमर को जोड़ कर रख दिया था। इसके बाद उसने जद्दोजहद शुरू कर दी कि किस तरह मजीद तबाही को रोका जा सके। 1947 में उसे एटॉमिक एनर्जी कमीशन की एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। यहाँ उसने एक नई रेस जो एटमी हथियारों के हसूल के लिए मुख्तलिफ ममालिक में शुरू हो चुकी थी, उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और खुलकर हाइड्रोजन बम की मुखालफत भी की। हाइड्रोजन बम की मुखालफत और माजी में उसके कम्युनिस्टों के साथ ताल्लुकात की वजह से अमरीकी इंतजामिया के लिए वो एक मशकूक इंसान बनता जा रहा था। 1953 में उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस वापस ले ली गई। अच्छा, अब सिक्योरिटी क्लियरेंस क्या होती है? टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट्स पे जो लोग काम करते हैं उनको एक सिक्योरिटी क्लियरेंस दी जाती है कि उनकी रसाई, उनका हसूल उस इंफॉर्मेशन तक हो सके जो कि आम लोगों की रीच में नहीं होती। यह सिक्योरिटी क्लियरेंस 1953 में ओपनहाइमर से वापस ले ली गई। इसके बाद एक एडवाइजरी कमेटी बिठाई गई जो कि ये जांच कर सके कि क्या ओपनहाइमर पर लगाए गए इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं। सिक्योरिटी क्लियरेंस का फैसला अमेरिकी सदर आइजनहावर और एक स्पेशल कमेटी ने किया था। 1954 में एक और कमेटी बिठाई गई जो ये फैंसी कम्युनिटी ने ओपनहाइमर की मुकम्मल तौर पर हमायत की, मगर उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस बहाल ना हो सकी और यूं उसका एटमी पॉलिसी में किरदार हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज किया कि उस पर इल्ज़ाम था कि उसके कम्युनिस्टों के साथ राब्ते हैं जो कि बाद में साबित ना हो सके, लेकिन फिर भी उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस उसे वापस ना दी गई। कौम का बेहतरीन दिमाग, कौम का हीरो रातों रात मुतनाज़ा हो चुका था और अब आहिस्ता आहिस्ता बिस्तरे मर की जानिब बढ़ रहा था। 1966 में उसे कैंसर हो गया। मौत का इंतजार करते करते उसे कुछ ऐसे रिग्रेट्स हुए अपनी जिंदगी में किए कि कुछ ऐसे फैसलों पर उसे अफसोस होने लगा जिनका जिक्र मैं आपके सामने अभी करूंगा। जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज की कि ओपनहाइमर बहुत ज्यादा ज़हीन था, लेकिन वो जो भी काम शुरू करता उसे शाज़ो नाज़र ही कंप्लीट करता। उसे फोकस करने की आदत नहीं थी। वो काम जल्दबाजी में निपटाने का आदी था, एक जगह बैठकर गौर व होश करने का आदी नहीं था, और इसी आदत ने उसे बाद में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। हुआ कुछ ऐसे कि 1931 में उसने अपने एक स्टूडेंट हार्वी हॉल के साथ मिलकर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर एक पेपर लिखा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टाइन बहुत पहले डिस्कवर कर चुका था और 1921 में उसे उस पर नोबेल इनाम भी मिल चुका था, लेकिन ये फील्ड इतनी बड़ी थी कि इस पर आगे मजीद काम होता जा रहा था। 1931 में जब उसने हार्वी हॉल के साथ मिलकर ये पेपर लिखा तो उसने इस पेपर को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ना समझा और इसको खत्म करके कोई और काम करना शुरू कर दिया। हार्वी हॉल ने बहरहाल उस पेपर पर काम जारी रखा और ओपनहाइमर के ही एक स्टूडेंट विलिस लैम्ब ने उस पेपर का इस्तेमाल करके आगे कुछ ऐसे काम किए कि 1955 में उसे भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स में फील्ड में फिजिक्स का नोबेल इनाम दिया गया। तो ये तो एक रिग्रेट हो गया कि अगर वो उस पेपर पे काम जारी रखता तो शायद वो उससे ज्यादा बेहतर काम कर लेता, क्योंकि विलिस लैम्ब और हार्वी हॉल उसके कैलिबर के लोग नहीं थे, उस जितने ज़हीन नहीं थे। दूसरा उसने एक ब्लंडर जो किया वो ये कि ब्लैक होल्स पर काम शुरू किया, उस पर एक पेपर भी पब्लिश किया। आइंस्टाइन ने ब्लैक होल्स का कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन आइंस्टाइन ब्लैक होल्स को मानने से इनकारी था, वो इस बात पर कंफ्यूजन का शिकार था। ओपनहाइमर के काम ने ब्लैक होल्स की एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन किया, लेकिन ओपनहाइमर ने इस पर मजीद काम ना किया और सिर्फ एक ही पेपर पब्लिश करके छोड़ दिया। इसी ब्लैक होल्स की एग्जिस्टेंस ने इस पर डेप्थ में जाने से स्टीफन हॉकिंग को दुनिया का एक बेहतरीन दिमाग माना जाता है और उसी ब्लैक होल्स की थ्योरीज ने उसे मशहूर कर दिया। अगर ओपनहाइमर उसी ब्लैक होल्स की थ्योरी पर काम करता रहता, मजीद पेपर्स पब्लिश करता, उस पर मजीद डेप्थ में काम करता, तो शायद वो भी नोबेल इनाम जीत जाता। तो ये नोबेल इनाम जीतने के दो बेहतरीन मौके थे जो कि ओपनहाइमर ने गंवा दिए, क्योंकि वो जल्दबाजी में काम करने का आदी था, वो जल्दी थक जाता था, वो जल्दी बोर हो जाता था, वो चीज़ों पर फोकस करने का आदी नहीं था। और अब आखिर में थोड़ी सी बात करेंगे कि उसको जो रिग्रेट हुआ या उसके नाम के साथ जो डिस्ट्रॉयर का टैग लगा, तो मेरे ख्याल में ये अनजस्टिफाइड है। मैं अपनी राय देता नहीं हूँ किसी भी टॉपिक में, क्योंकि मैं एक तारीखदान के तौर पर आपके सामने इंफॉर्मेशन लेके आता हूँ, लेकिन मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इस टॉपिक पर मैं थोड़ा सा कुछ अपनी तरफ से कोशिश करूँ बयान करने की, कि अगर
ایٹم بم بنانے والا غلط ہے تو پھر تلوار بنانے والا بھی غلط ہے. تلوار نے بھی کروڑوں اربوں انسانوں کو ختم کیا. پھر تو بندوق بنانے والا بھی غلط ہے. تو اگر اچھے کام کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اگر چھری بنانے والے نے چھری آپ کا کھانا کاٹنے کے لیے بنائی تھی، اگر آپ اس سے کسی کا گلا کاٹ دیں گے تو اس سے آپ تو نہیں قصوروار ہوں گے نا، جو انسان جرم کر رہا ہے وہ قصوروار ہوگا. تو اگر اس نے ایٹم بم بنا کر امریکی حکومت کو دیا تھا اور امریکی حکومت نے اس کو ضروری سمجھا کہ وہ اسے استعمال کرے، تو اس میں اوپن ہائمر کا میرے خیال میں کوئی قصور نہیں ہے. تو دوستو یہ تھی اوپن ہائمر کی کہانی. میں کوشش کروں گا کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد ہی حاضر ہوں. میرے چینل کو تاریخ دان ارسلان کو سبسکرائب کر دیجئے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ، فی امان اللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شکریہ.